नमस्ते, मैं सीता सोनी, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, जीएचएस गवर्नमेंट पीजी कॉलेज सुजानगढ़। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। तो कोशिका झिल्ली को जैविक आवरण भी कहते हैं। कोशिका झिल्ली शब्द जो है वो नगेली ने प्रतिपादित किया था। सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा लेमा शब्द जो है वो प्लाउ ने दिया था। और यदि हम सेल मेम्ब्रेन का संगठन देखें तो ये लिपोप्रोटीन की बनी होती है। मुख्य रूप से इसमें पाई जाने वाली जो वसाएं हैं वो है फास्फोलिपिड, गैलेक्टोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल। इनकी आपेक्षिक मात्रा में भिन्नता पाई जाती है। प्लाज्मा झिल्ली के फास्फोलिपिड मुख्य रूप से फास्फोटाइडिल कोलिन, फास्फोटाइडिल एथेनोल एमीन और स्फिंगोमाइलिन होते हैं। सभी वसाओं के अणु जो है वो एम्फीपैथिक होते हैं, जिसमें हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक वर्ग पाए जाते हैं। दूसरा भाग जो है इसका वो प्रोटीन होता है। प्लाज्मा झिल्ली का संरचनात्मक घटक होता है ये। और दो प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, पेरिफेरल प्रोटीन और इंटीग्रल प्रोटीन। प्लाज्मा झिल्ली में एंजाइम्स भी पाए जाते हैं। लगभग 30 एंजाइम जो है वो इससे अलग किए जा चुके हैं, जैसे कि 5' न्यूक्लियोटाइडेज, मैग्नीशियम ATPase, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन ATPase, एल्केलाइन फास्फेटेज, एडिनाइल साइक्लेज। इस प्रकार से कई एंजाइम जो है इसमें प्रेजेंट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में जो है वो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड होती है। और ये ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड जो है वो प्लाज्मा झिल्ली में केवल बाह्य स्तर पर पाए जाते हैं। इसकी यदि हम आणविक संरचना की बात करें तो इसके संबंध में कुछ मॉडल प्रतिपादित किए गए हैं। पहला मॉडल जो है वो ओवरटोन के द्वारा दिया गया था और इसे लिपिड मेम्ब्रेन मॉडल कहते हैं। ओवरटोन ने बताया था कि प्लाज्मा झिल्ली जो है एक पतली वसा की परत की बनी हुई होती है। दूसरा मॉडल जो है वो गार्टनर और ग्रेंडल ने प्रतिपादित किया था। इसे बाई लेक्यूनर लिपिड लेयर मॉडल भी कहते हैं। इस मॉडल के अनुसार प्लाज्मा झिल्ली वसा की दो परतों की बनी होती है, जिसमें वसा की एक परत वसा के अणुओं के जल विलय वर्ग बाहर प्लाज्मा की ओर तथा दूसरी परत के वसा अणुओं के जल विलय वर्ग कोशिका द्रव्य की ओर स्थित होते हैं। तीसरा मॉडल जो है वो डेनियली और डॉप्सन ने दिया था और इसे सैंडविच मॉडल भी कहते हैं। इस मॉडल के अनुसार प्लाज्मा झिल्ली की वसा की द्वि आणविक परतें दोनों सतह पर प्रोटीन की परत के द्वारा आच्छादित होती है और यह प्रोटीन गोलाकार प्रकार की होती है। चौथा मॉडल जो है वो है रॉबर्टसन का यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल जो है ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अध्ययनों के आधार पर दिया गया है और इन्होंने बताया कि इकाई कला से तात्पर्य यहाँ पर सभी कोशिकाओं की झिल्लियाँ तथा प्लाज्मा झिल्लियाँ एक समान संरचना की बनी होती है। यूनिट मेम्ब्रेन की मोटाई जो है 75 एंगस्ट्रम होती है। केंद्रक झिल्ली की औसत मोटाई 80 एंगस्ट्रम और कोशिकांग की जो झिल्ली होती है इसकी मोटाई 60 to 75 एंगस्ट्रम होती है। नेक्स्ट मॉडल है तरल मोज़ेक मॉडल। ये सिंगर और निकोलसन के द्वारा दिया गया था। इसके अनुसार झिल्लियाँ लिपोप्रोटीन की बनी होती है। लिपिड 40% पाई जाती है। लिपिड झिल्लियों में फास्फोलिपिड के रूप में पाए जाते हैं। ये द्विपरत के रूप में होते हैं और फास्फोलिपिड के दो भाग होते हैं, जल स्नेही शीर्ष और जल विरागी पूंछ। प्रोटीन दो रूपों में पाई जाती है, परिधीय प्रोटीन। इस प्रकार के प्रोटीन फास्फोलिपिड अणुओं की सतह के ऊपर पाए जाते हैं। इन्हें आसानी से पृथक किया जा सकता है, जबकि इंट्रिंसिक प्रोटीन जो है
वो फास्फोलिपिड अणुओं के बीच में धंसे होते हैं और इन्हें आसानी से पृथक नहीं किया जा सकता है। प्लाज्मा झिल्ली की कुछ विशिष्ट संरचनाएं पाई जाती है, जिनमें पहली है टाइट जंक्शन। टाइट जंक्शन जो है, जब संलग्न कोशिकाओं की दोनों प्लाज्मा झिल्लियों की बाह्य स्तर पर परस्पर मिलकर अंतराकोशिकीय स्थल को समाप्त कर देती है, उस स्थान को टाइट जंक्शन कहते हैं। ये विशेष स्थल निर्मित करते हैं जो कि अवकाशिका के भीतर तथा अवकाशिका से बाहर द्रव्य को आने जाने से रोकते हैं। ये अंतराकोशिकीय स्थल के वातावरण को बनाए रखने का कार्य करते हैं, जो कि अन्य कोशिकाओं से भिन्न होता है। ये कार्य की बाधा बनाते हैं जो अन्य झिल्लियों के समेकित प्रोटीन को द्रव्य वसादी सतह से गमन से रोकती है। दूसरी जो स्पेशल मॉडिफिकेशंस है या स्पेशल कोई फीचर्स है इसके, वो है गैप जंक्शन या अंतराल या संचार संधि स्थल। तो परिपक्व रेखित कोशिका तथा परिसंचरित रुधिर कोशिका को छोड़कर यह संरचनाएं सभी कोशिकाओं के मध्य पाई जाती है। संचार संधि धातु के टुकड़े के समान दिखाई देती है, जिसमें प्लाज्मा कला के पास की कोशिकाएं परस्पर सन्निकटित हो स्तराधानित हो जाती है, जो कि 2 से 4 नैनोमीटर दूरी द्वारा पृथक होती है। इसके मुख्य कार्य है बाह्य दाब से कोशिका को बचाना और संलग्न कोशिकाओं के बीच आयनों का आवागमन करना। नेक्स्ट जो इसकी संरचनाएं हैं वो है डेस्मोसोम। 2 कोशिकाओं के संपर्क में आने वाले वो स्थान जो एक दूसरे को आसंजित रखते हैं। कुल मिलाकर यह कई कोशिकाओं को एक इकाई की भांति कार्य करने का आधार प्रदान करती है। इन्हें डेस्मोसोम कहते हैं। डेस्मोसोम जो है वो 3 प्रकार के होते हैं: स्पॉट डेस्मोसोम, हेमीडेस्मोसोम और बेल्ट डेस्मोसोम। स्पॉट डेस्मोसोम बटन की तरह वो संपर्कीय स्थल है जो कि पास की कोशिकाओं की प्लाज्मा झिल्ली को दृढ़ता से जोड़े रखता है, ठीक उसी तरह जिस तरह 2 धातुओं की पट्टियों को एक स्थल से पर जोड़ा जाता है। हेमीडेस्मोसोम कुछ विशेष प्रकार की एपिथेलियल कोशिकाओं के आधार पर मिलते हैं। इनकी संरचना अर्ध डेस्मोसोम के सदृश होती है। ये कोशिकाओं को योजी ऊतक से जोड़ती है, जो कि एपिथेलियल कोशिकाओं का आधार बनाती है। बेल्ट डेस्मोसोम जो है दृढ़ संधि के नीचे वहाँ पाए जाते हैं जहाँ 2 कोशिकाएं परस्पर मिलती है। प्लाज्मा झिल्ली के कार्य। तो प्लाज्मा झिल्ली जो है उसका मुख्य कार्य है पारगम्यता और कला का परिवहन। तो कोशिका के अंदर का वातावरण इसके बाहर के वातावरण से भिन्न होता है, तो विभिन्न प्रकार के पदार्थों के परिवहन का कार्य जो है वो इस कोशिका झिल्ली के द्वारा किया जाता है। पारगम्यता के आधार पर कोशिका झिल्ली कई प्रकार की होती है। अपारगम्य ऐसी झिल्ली जिसके आर पार कोई भी तरल व गैसीय पदार्थ नहीं आ सके। परमिएबल या पारगम्य झिल्ली जिसके आर पार पदार्थों का आवागमन हो सकता है। अर्ध पारगम्य ऐसी झिल्ली जिसमें सिर्फ जल ही आर पार जा सके। और चयनात्मक पारगम्य झिल्ली जो जल व उसमें घुले पदार्थों की पारगम्यता में श्रेणीकर या भिन्नता रखती है, उसे चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। इसके अतिरिक्त पदार्थों का आवागमन जो है वो 2 प्रकार का होता है। एंडोसाइटोसिस है इसमें पहला। पदार्थों का अंतर्ग्रहण जो है एंडोसाइटोसिस के द्वारा जो है वो 2 प्रकार से होगा। ठोस पदार्थों का अंतर्ग्रहण होता है तो इसे फेगोसाइटोसिस कहते हैं, और बनने वाली कोशिका को फेगोसोम कहते हैं। लेकिन यदि तरल पदार्थों का अंतर्ग्रहण करती है झिल्ली तो इसे पिनोसाइटोसिस कहते हैं, और इस कोशिका को पिनोसोम कहते हैं। एक्सोसाइटोसिस अवशिष्ट पदार्थों को कोशिका से बाहर निकालना जो है एक्सोसाइटोसिस कहलाता है। एंडोसाइटोसिस पदार्थों का अंतर्ग्रहण करना
एंडोसाइटोसिस कहलाता है। फेगोसाइटोसिस में ठोस पदार्थों को जो है वो ग्रहण किया जाता है और कोशिका में प्रवेश होता है। पिनोसाइटोसिस में तरल पदार्थों का अंतर्ग्रहण होता है। आयनिक अभिगमन जो है वो दो प्रकार का होता है, सक्रिय और निष्क्रिय अभिगमन। सक्रिय अभिगमन में एटीपी के रूप में ऊर्जा खर्च होती है और सांद्रता प्रवणता के विपरीत होती है। ये निष्क्रिय अभिगमन में ऊर्जा खर्च नहीं होती और सांद्रता प्रवणता की ओर होती है। इस प्रकार से जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कुछ कार्य है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।